हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि HTML में फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने का मेथड मैं नहीं बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको थ्योरी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह हम लोग बनाते हैं। बट इस वीडियो में हम कंसेप्ट समझेंगे कि फॉर्म क्या है, सबसे पहले वो समझना है हमको। और फिर हम लोग को समझना है कि फॉर्म जब हम लोग बनाते हैं तब कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। जैसे आप देख सकते हो, पहला समझेंगे हम फॉर्म, फिर समझेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्लाइड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। सबसे पहले मैंने फॉर्म को तीन हिस्सों में आपको बताने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले फॉर्म क्या होता है। फॉर्म यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए आप बनाते हो। जैसे आपने कहीं पर जाकर किसी फॉर्म को फिल किया होगा, आप रिजर्वेशन के लिए जाते हो तो वहां आप फॉर्म फिल करते हो, या सपोज आप कहीं भी जा रहे हो, एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो वहां पर एक फिजिकल फॉर्म फिल करते हो आप। उस फॉर्म में जहां पर जिस चीज के बारे में लिखा होता है उसकी आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो और फिर आप क्या करते हो, वो फॉर्म दे देते हो। तो अगर हमें वेबसाइट में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी लगानी हो, हमारे वेब पेज में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी लगानी हो, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है HTML का फॉर्म। तो HTML का फॉर्म हमें क्या प्रोवाइड करता है, यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक लेआउट देता है। और उसमें यूजर का डेटा कलेक्ट करने के बाद हम जो प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। हम उसको सर्वर पे भेजना चाहते हैं तो हम उसको सर्वर पे भी भेज सकते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे आपको पता है कि हमें सारी चीजें टैग से करवानी होती है HTML के अंदर, तो हमें फॉर्म बनाने के लिए भी एक फॉर्म टैग का यूज करना होता है। तो फॉर्म टैग का यूज करने के लिए हमें फॉर्म नाम का एक टैग यूज करना होता है जो क्लोज्ड टैग होता है या पेयर्ड टैग होता है। यानी इसको आपको ओपन करना पड़ता है, फिर आपको इसको क्लोज करना पड़ता है। और सबसे आखिरी में हम अगर बात करें तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म के अपने। जैसे मैं स्टार्टिंग से बताऊं आपको, तो सबसे पहला है टेक्स्ट इनपुट के लिए, फिर है आपका चेकबॉक्स इनपुट के लिए। तो टेक्स्ट इनपुट में आप क्या कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। चेकबॉक्स में आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके चेक कर सकते हो। रेडियो बटन्स के लिए, जिनमें से रेडियो बटन्स में क्या होता है कि आप दो या तीन चीजों में से किसी एक चीज को ही सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको इन सब का बना हुआ फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरह ये बनते हैं, मतलब किस तरह ये बने हुए हैं, इनका आउटपुट कैसा आता है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको बना के भी देखेंगे कि खुद से कैसे बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल सिलेक्ट बॉक्स है, आप फाइल सिलेक्ट करने के लिए भी बना सकते हो। हिडन कंट्रोल्स होते हैं, कभी कभार हमको फाइल में, कभी कभार हमको फॉर्म में कुछ ऐसे कंट्रोल्स चाहिए होते हैं जो हिडन रहे, यूजर को ना दिखे, बट वो हमारे पर्पस के लिए, हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए काम आते हैं जब हम डेटा सर्वर पे भेजते हैं तब। तो उसके लिए हम हिडन कंट्रोल्स भी यूज करते हैं। और फिर क्लिकेबल बटन्स बनाते हैं हम लोग, बीच में हमें कहीं पर बटन चाहिए कोई, तो वो बटन भी हम लोग फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे दो बटन्स होते हैं, सबमिट और रीसेट बटन। यानी आप फॉर्म को सबमिट करोगे, जैसे आप फॉर्म फिजिकली देते हो वैसे आप वेबसाइट पर फॉर्म को क्या करते हो, सबमिट करते हो। तो फॉर्म का सबमिट बटन और फिर फॉर्म का रीसेट बटन। अब फिजिकली आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आपने फॉर्म फिल किया और आपके पास कोई बटन है या कुछ ऐसा है जिससे फॉर्म फिल किया हुआ सारा डेटा हट जाए। बट हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ होता है, ये ऑप्शन होता है हमारे पास HTML के फॉर्म में। जब आप डेटा फिल करो तो आपको लग रहा है कि मैंने डेटा में काफी जगह मिस्टेक्स कर दी, तो आप डेटा को रीसेट कर सकते हो यूजिंग द रीसेट बटन। तो उनके लिए दो बटन यूज कर सकते हैं हम, सबमिट फॉर सेंडिंग द डेटा और रीसेट फॉर रीसेटिंग द फॉर्म। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर्म दिखता कैसा है। तो HTML पेज पे कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म दिखता है। अभी आप देख सकते हो मैंने वेबसाइट खोल रखी है और इस वेबसाइट के अंदर आपके पास एक इंक्वायरी का फॉर्म है। अब सबसे पहले हम लोग बात करें अगर, तो ये आपका चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या करता है, दो में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। या आप मेल सिलेक्ट कर लो या फीमेल सिलेक्ट कर लो। ये है आपका इनपुट बॉक्स, जिसमें आप छोटा सा कुछ टेक्स्ट डालना हो तो डाल सकते हो। सेम इनपुट बॉक्स ये भी है। ये है आपका सिलेक्ट बॉक्स, जो ड्रॉप डाउन खुलता है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये है आपका टेक्स्ट एरिया, मतलब बड़ा कुछ टेक्स्ट लिखना है तब आप इसमें लिख सकते हो। तो आप कंटिन्यूस कितना भी लिखते जाओगे वो यहाँ पर आता जाएगा। और कुछ इसी तरीके से हमारे बने हुए। और ये हमारा है सेंड का बटन, जिस पर आप क्लिक करोगे तो इंक्वायरी या जो आपका डेटा है वो सेंड हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको इम्प्लीमेंटेड बताए। एक बार मैं आपको WS Cube Tech की वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, और WS Cube Tech की वेबसाइट पर भी मैं कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं जो आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको वहां से भी और चीजें क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं यहाँ से गेट प्री कोट में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक बना हुआ है, ये सिलेक्ट बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो है नंबर के लिए, फोन नंबर के लिए भी बना हुआ है। ये सारे एडवांस टैग्स हैं जो HTML5 के हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये ईमेल के लिए बना हुआ है। और जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर वैलिडेशंस भी लगी हुई है कि आप डेटा को बिना फिल किए नहीं भेज सकते। या फिर सपोज आप कुछ ईमेल में ईमेल ना लिख के सेंड पर क्लिक करोगे तब भी वो बोलेगा कि वैलिड ईमेल एंटर करना। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ वैलिडेशंस भी लगे हुए हो सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक फॉर्म बनाना सीखेंगे जिसके अंदर
कुछ फिक्स फील्ड्स होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक फॉर्म किस तरह बनता है। अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्म का एक लेआउट कैसा दिखता है उस तरीके का मैंने आपको बताया, और फॉर्म क्या होता है वो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फॉर्म टैग और फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे फॉर्म टैग डिस्कस करूंगा, और फिर ये 4 जो आप देख रहे हो, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन एंड सबमिट बटन, इनको डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इनके थियोरेटिकल कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने फॉर्म और उसके एलिमेंट्स का 2 हिस्से बना रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग जो होता है वो क्या यूज करते हैं हम लोग फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म का लेआउट बनाने के लिए। और उसके अंदर फॉर्म के कुछ अपने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट में सबसे पहला होता है टेक्स्ट बॉक्स, फिर टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, सबमिट बटन और रीसेट बटन। ये 5 मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, छोटा टेक्स्ट लेने के लिए, स्मॉल टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे। टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे ज्यादा बड़ा टेक्स्ट जब लेना हो तब। और रेडियो बटन यूज करेंगे हम लोग जब 2 में से एक चीज को सिलेक्ट करना हो। सबमिट बटन हम यूज करेंगे उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, और रीसेट बटन का यूज करेंगे हम उस फॉर्म को रीसेट करवाने के लिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरी तरफ मेरे पास है इनपुट। अब ये इनपुट नाम का आप एक टैग देख सकते हो जो कि अनपेयर्ड टैग है या ओपन टैग है। ये इनपुट नाम का जो टैग है वो हम क्यों यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं इनको बनाने के लिए। जो आपने यहाँ एलिमेंट्स के नाम देखे उनको बनाने के लिए आपको यूज करना होगा इनपुट वाला टैग। इनपुट वाला जो टैग है वो यूज करना होगा, और उसके बाद आपको उसके कुछ एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना होगा ताकि आप इनको बना सको। सबसे पहला मेरा एट्रीब्यूट होगा टाइप, फिर होगा वैल्यू, फिर होगा प्लेस होल्डर। तो इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले अब हमारा जो काम है वो है कि हम चलेंगे एक फोल्डर में, और फोल्डर में मैं आपको एक फाइल बना के दिखाऊंगा जिससे हम लोग फॉर्म समझेंगे। तो मैं एक यहाँ न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ form.html, क्योंकि हमको फॉर्म समझना है। तो ये form.html नाम की फाइल हो गई। इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ मेरे नोटपैड, ये हमारे टेक्स्ट एडिटर पर। और टेक्स्ट एडिटर पे मैंने एक यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ पुराने को, और ओपन कर देते हैं इसको सीधा हमारे ब्राउजर पे। तो यहाँ से ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर का फायदा ये है कि आपको ये बहुत सारी फैसिलिटीज देता है यहीं से। और सीधा हम क्या करेंगे, एक HTML लिख के HTML डॉक्यूमेंट बना देंगे। तो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट बन गया, और ये हो गया मेरा फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे टाइटल में फॉर्म मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं आपको फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। अब मुझे बनाना है एक फॉर्म। तो सबसे पहले मैं H2 टैग का लेता हूँ और इंक्वायरी लिख देता हूँ। तो इंक्वायरी फॉर्म मुझे बनाना है। तो कुछ इस फॉर्मेट से मैं काम करने वाला हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपको इस तरफ इंक्वायरी लिखा हुआ दिख रहा है। अब मेरा क्या काम है, मेरा काम है सबसे पहले एक फॉर्म बनाना। तो ये हो गया मेरा फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग ओपन किया, फिर फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर का लूंगा नाम। नाम जो है वो छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो उस केस में आप लोगे इनपुट और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। और फिर आप इसको यहाँ पर क्लोज कर दोगे। तो अब आपको जो आउटपुट दिखेगा उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर नेम के आगे लिखा हुआ आ गया, इनपुट बॉक्स बना हुआ आ गया। तो कैसे आया, पहले मैंने नेम लिखा फिर इनपुट बॉक्स लिखा। तो ये हो गया मेरा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट के लिए। अब सपोज मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो मुझे एड्रेस जब चाहिए तो एड्रेस छोटा तो होता नहीं, एड्रेस बड़ा हो सकता है। तो उस केस में हम लोग इनपुट का यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया नाम के एक टैग का। ये जो टेक्स्ट एरिया नाम का आपका टैग है वो क्या करता है, एक बड़ा सा एरिया देता है आपको। टेक्स्ट के मुकाबले, टेक्स्ट बॉक्स के मुकाबले एक बड़ा एरिया देता है। दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके का। आप देख सकते हो इस तरीके का एक बड़ा एरिया दिया है। मैं एक बार यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ ताकि ये नीचे चला जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन आफ्टर अनदर आते हैं। तो आप देख सकते हो ये ब्रेक लगने के बाद एक और ब्रेक लगा देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे। और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके मुकाबले, यानी टेक्स्ट बॉक्स के मुकाबले टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा है। और यहाँ से ड्रैग करके आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, जितना आपको नीड हो उतना बड़ा आप कर सकते हो इसको, और फिर वापस आप इसको छोटा भी कर सकते हो। मतलब ये रिसाइजेबल होता है, रिसाइज भी आप इसको कर सकते हो। अब मुझे अगला कुछ चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि जेंडर क्या है। तो मैं जेंडर अगर उठाना चाहता हूँ मेरी यूजर का इंक्वायरी में, तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन का यूज करेंगे, क्योंकि जेंडर्स 2 ही हो सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ से इसको जेंडर लिख देता हूँ, और एक बार हम 2 ब्रेक और लगा देते हैं ताकि जो विजिबिलिटी है वो आपको क्लियर रहे। अब जेंडर में कौन कौन से जेंडर होते हैं, या तो मेल या फीमेल, हम 2 लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यहाँ पर बनाओगे एक इनपुट। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक इनपुट लेना होगा, और इनपुट के अंदर हम रखेंगे टाइप। और टाइप के अंदर हमको कुछ मेंशन करना होगा ताकि ये एक रेडियो बटन बन सके। तो आपको क्या मेंशन करना होगा, रेडियो। तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे।
और ये क्या बन जाएगा आपका, एक रेडियो बटन बन जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर एक रेडियो बटन विजिबल होगा। तो रेडियो बटन क्या है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके आगे आपको लिख देनी है। सपोज इट इज फॉर मेल, तो ये आपने लिख दिया मेल। अब जब इस रेडियो बटन पर क्लिक होगा तो वैल्यू कुछ जानी चाहिए, यानी वो अपने पास से नहीं उठाएगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा वैल्यू, और इसमें आपको लिख देना होगा एम। तो जब भी इस रेडियो बटन पे क्लिक होगा जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, एम होगी। अब मुझे एक फीमेल के लिए और एक रेडियो बटन बनाना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एज इट इज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ, और यहाँ मैं कर देता हूँ एफ ई फीमेल। तो ये हो गया फीमेल के लिए। बट अभी ये जो रेडियो बटन है उनमें से आप दोनों चेक कर सकते हो एक साथ, बट हमें ये फंक्शनैलिटी हटानी है, दोनों एक साथ चेक नहीं होने चाहिए। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको इनको एक नाम दोगे। क्या करोगे, आप एक नाम दोगे, मतलब नेम वाला एट्रीब्यूट यूज करोगे, और नेम में आप क्या करोगे, सेम नेम रखोगे, ताकि जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा ब्राउजर है, उसको समझ में आए कि दोनों में से एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तो नेम दोनों के सेम होंगे तभी ये काम हो पाएगा। एक बार करता हूँ फिर से रिफ्रेश, मेल को सिलेक्ट किया, फीमेल को करूंगा तो मेल हट जाएगा, मेल को करूंगा तो फीमेल हट जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट एरिया को भी कुछ नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, जैसे एड्रेस है, क्योंकि ये आपको बाद में यूज होता है, अभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप सर्वर पे डेटा भेजोगे तब आपका ये यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पर भी नेम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। नेम क्या है आपका, एक एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर आपकी एक वैल्यू जाती है। तो जब भी आपको चाहिए कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रेडियो बटन में, तब आपको उनके नाम सेम देने होंगे। तो अगर तीसरा भी यहाँ पर होता मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ एक तीसरा भी होता तो भी मुझे क्या करना पड़ता, तीनों को सेम नाम देना होता। तीनों को सेम नाम दूंगा तब ये समझ पाएगा कि तीनों में से एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। अब देख सकते हो आप, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये मेरे हो गए 3 बटन्स। तो अभी मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया आपसे, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एंड रेडियो। अब मुझे मैंने 3 इनपुट्स डिस्कस कर लिए, अब 3 में से बाकी जो ये 2 बटन्स बचे हैं वो डिस्कस करने हैं। उससे पहले हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे वैल्यू क्या होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बोला, तो मैं यहाँ पर वैल्यू में जो भी चीज लिखूंगा वो मुझे कहाँ पर दिखेगी, वो मुझे दिखेगी इसके अंदर पहले से फिल्ड। ये आपको वैल्यू यहाँ से पहले से दिख रही है, तो पहले से फील्ड वैल्यू दिखेगी, इसको आप हटा भी सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि डिफॉल्ट में कुछ वैल्यू रहे तो आपको वो वैल्यू एट्रीब्यूट में मेंशन कर देना होगा। लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लिख सकते, टेक्स्ट एरिया खुद अपने आप में यहाँ पर एक स्पेस देता है, तो आप वो कुछ लिखोगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा। इन्हें टेक्स्ट एरिया ने आपने क्या दिया है, टेक्स्ट एरिया ने आपको एक स्पेस दिया है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया कैसा टैग है आपका, टेक्स्ट एरिया आपका पेयर्ड टैग है। तो पेयर्ड टैग क्या करता है, आपको बीच में एक जगह देता है, रेंज देता है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपको लिखने के लिए एक रेंज भी प्रोवाइड कर रहा है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पर स्पेस और नेक्स्ट लाइन छोड़ोगे वो टेक्स्ट एरिया एज इट इज कंसिडर कर लेता है। तो अभी आप देख सकते हो ये वाली लाइन यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा है, बट अभी मैंने हटा दी, तो रिफ्रेश करने पे ये सिर्फ यहीं तक लास्ट कंसिडर करेगा। तो अभी मुझे फिलहाल कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो ये मैं हटा देता हूँ। और ये टेस्टिंग भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए डिफॉल्ट में, तो ये भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और वैल्यू में आप कुछ भी ना रखो, ब्लैंक रखो, तो वैल्यू कुछ नहीं आएगी। फिर बात करते हैं हम लोग प्लेस होल्डर की। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, उस प्लेस पर आपको कुछ पहले से दिखाना है यूजर को। जैसे मैं लिखवा देता हूँ प्लीज एंटर योर नेम हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे यूजर को कैसे दिखेगा, मेरे यूजर को एक थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखेगा, प्लीज एंटर योर नेम हियर, इस तरीके का दिखेगा। अगर ये थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा तो वो बड़ा भी दिख जाएगा। तो अब आप देख सकते हो फिलहाल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इतना, तो मैं प्लीज हटा देता हूँ और एंटर योर नेम हियर यहाँ पर इतना सा रख देता हूँ, ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। क्योंकि अभी हम लोग CSS की बात नहीं करें, अभी हम लोग प्योर HTML की बात करें, तो प्योर HTML में आप इसको अभी रिसाइज नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो एंटर योर नेम हियर, जैसे आप कुछ लिखना शुरू करोगे वो हट जाएगा, और जैसे आपका कुछ भी कंटेंट यहाँ पर नहीं होगा तो ये वापस एंटर योर नेम हियर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस रीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेस होल्डर। तो अब हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, अब लास्ट में हमारे पास आता है कि हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो मैं एक बार ब्रेक टैग और लगा रहा हूँ यहाँ पर, और फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप लगाते हो इनपुट, और इनपुट में टाइप, और टाइप में आप क्या लिखते हो, टाइप में आप लिखते हो कि आपको फॉर्म का बटन बनाना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर सबमिट। और जैसे आप सबमिट लिखोगे आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सबमिट। अगर आपको कुछ और वैल्यू रखना चाहते हो तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करो और लिख दो सेंड, तो ये क्या करेगा, वहां पर सेंड रिप्लेस करवा देगा। तो ये तो बात हो गई आपकी सबमिट की। एक इसी तरीके का हमारा एक और बटन बनेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, रीसेट। वो क्या करेगा, आपके फॉर्म को रीसेट करेगा। कौन से फॉर्म को रीसेट करेगा, जिस फॉर्म के अंदर वो होगा उस फॉर्म को ये रीसेट कर देगा। और यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ रीसेट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रीसेट आ गया। एक बार मैं पूरा फॉर्म फिल करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से सबमिट और रीसेट काम करता है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी एक एड्रेस डाल देता हूँ और एक सिलेक्ट कर दिया। सेंड पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका डेटा यहाँ से चला गया और पेज रिफ्रेश हो गया और आपका डेटा अभी कहाँ गया, ऊपर यूआरएल में दिख रहा है आपको ये डेटा, नेम इक्वल्स टू दिस, एड्रेस इक्वल्स टू दिस, सेंडर इक्वल्स टू दिस, जो चीजें आपने फिल की थी वो सारी की सारी आ गई। एक बार फिर से इसको जूम कर लेता हूँ, फिर से वैल्यूज फिल करता हूँ और इस बार मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो फॉर्म का पूरा डेटा रीसेट हो गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ ये, और रीसेट पर जैसे क्लिक करूंगा फॉर्म का डेटा रीसेट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर फिल करके सेंड पर क्लिक करूंगा तो फॉर्म का डेटा ऊपर मेरे यूआरएल में चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म एलिमेंट्स इन HTML, यानी पिछले वीडियो में मैंने जो आपको कुछ फॉर्म एलिमेंट्स बताए थे उनसे अलग कुछ और फॉर्म एलिमेंट्स है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। इसमें मैं कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्म के। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म एलिमेंट्स में मैंने कुछ एलिमेंट्स मेंशन कर रखे हैं जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। सबसे पहला है मेरा सिलेक्ट बॉक्स। तो सिलेक्ट बॉक्स क्या होता है कि आप ऐसे क्लिक करते हो और ड्रॉप डाउन जो आपके सामने खुलता है वो एक सिलेक्ट बॉक्स कहलाता है। उसको आप ड्रॉप डाउन भी कह सकते हो। और वो सिलेक्ट बॉक्स HTML में बनाने के लिए आपको सिलेक्ट वाले टैग का यूज करना होता है और उस सिलेक्ट टैग के अंदर आपके पास 2 और टैग्स होते हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन ग्रुप, यानी कुछ आपको ऑप्शन बनाना हो, OPT ग्रुप यानी कुछ आपको ऑप्शंस बनाने हो तब OPT ग्रुप का यूज करते हो। और ऑप्शन ग्रुप बनाने हो, ऑप्शन जब बनाने हो तब ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। और ऑप्शन के ग्रुप जब बनाने होंगे, यानी कुछ किसी ऑप्शन के पर्टिकुलर एक ग्रुप होगा, तब उस केस में हम लोग OPT ग्रुप टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर हम लेबल मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्ट बॉक्स बना के दिखाता हूँ। तो पिछले वीडियो में जो मैंने फॉर्म बनाया था उसी की कोडिंग ले लेता हूँ। ये वाला मैंने फॉर्म बनाया था पिछले वीडियो में और उसके साथ मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ब्राउजर पे। तो ये मेरा ब्राउजर पे ओपन हो गया और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये मेरा फॉर्म था पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था। इसके आगे जेंडर के नीचे मैं कुछ और चीजें मेंशन कर देता हूँ। ब्रेक टैग तो यहाँ लगा हुआ है ही, और हम यहाँ से एक मेंशन कर देते हैं। सपोज ये जो इंक्वायरी आ रही है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रही है, तो यहाँ पर मैं कंट्री ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं कंट्री का एक ड्रॉप डाउन बना दूंगा और ड्रॉप डाउन में आपको क्या करना होता है, पहले यूज करना होता है सिलेक्ट। ये क्या करेगा, आपको एक सिलेक्ट बॉक्स बना कर देगा। बट सिलेक्ट अकेला जब होगा तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी तो होने चाहिए, बिना ऑप्शन के उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन बनाना होगा। और ऑप्शन में सपोज मेरा सबसे पहला ऑप्शन होगा इंडिया, तो ये हो गया मेरा एक ऑप्शन इंडिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्राउजर पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंडिया आ रहा है। एक बार मैं यहाँ ब्रेक टैग का फिर से यूज करूंगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया आ रहा है और इसके आगे मैं कुछ और ऑप्शन भी लगाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, ऑप्शन के अंदर उसको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन के अंदर मेंशन। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस दिखेंगे और इनकी आपको कुछ वैल्यूज भी देनी होती है। मतलब जब ऑप्शन पर क्लिक होगा तो कुछ वैल्यूज आती है। जब इस डेटा को भेजा जाता है, इस डेटा को सबमिट किया जाता है, तब उसकी कुछ वैल्यूज आती है। तो वैल्यू आप चाहो तो कोई नंबर दे सकते हो, यानी समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग। पीछे जब डेटा प्रोसेस होगा तब समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इंडिया मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको चाहो तो कोई नंबर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया और USA मैंने मेंशन कर दिया। ये आपको फॉर्म पर विजिबल नहीं होगा, बट ये एक्चुअली कब काम आएंगे, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्री को सिलेक्ट करोगे, तब ये आपको यूज होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि मैंने आपसे बात की कि ऑप्शन ग्रुप भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप का टैग यूज करता हूँ, OPT ग्रुप, और इसके अंदर आपको मेंशन करना होता है एक लेबल। और लेबल का मतलब क्या है, लेबल एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू। सपोज मैं एशिया वाली कंट्रीज को एक साथ ग्रुप अप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एशिया के अंदर इंडिया भी है तो इसको यहाँ ले लिया, और एशिया के अंदर और जो भी कंट्री है, जैसे मैं यहाँ पर एक और कंट्री का नाम लिख देता हूँ श्रीलंका, तो ये भी एशिया के अंदर आती है। तो ये जैसे कंट्री का नाम हो गया, यहाँ पर हम लोग उसका एक कोई भी सपोज वैल्यू दे देते हैं और इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको ये जो एशिया है वो अलग से लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और उसके अंदर उसके ग्रुप बने हुए हैं। और बाय डिफॉल्ट पहले से क्या सिलेक्टेड है, इंडिया सिलेक्टेड है। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तब कुछ इस तरीके का आता है, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन। वो भी क्या होता है, एक खुद अपने आप में एक ऑप्शन होता है, प्लीज सिलेक्ट अ कंट्री। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, प्लीज सिलेक्ट अ कंट्री। ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट वहां पर रहता है, और फिर आपके पास बाकी ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो ये ऑप्शन ग्रुप के अंदर है इसलिए इसके अंदर दिखा रहा है। अगर बाहर ले लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। तो एक बार इसको मैं बाहर ले जाता हूँ और ये बाहर मेरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, प्लीज सिलेक्ट अ कंट्री। और फिर बाद में आपके पास एशिया, एशिया की अपनी कंट्रीज, और फिर USA। अगर आप और एक ऑप्शन ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप और एक ऑप्शन ग्रुप बना सकते हो।
तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेक्ट बॉक्स की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और मैं दिखाऊंगा आपको चेक बॉक्स कैसे बनाया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पर इस तरीके से चेक बॉक्स होता है, उस तरीके से आपको चेक बॉक्स बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो सपोज मैं इंक्वायरी के अंदर यहाँ पर ब्रेक टैग के नीचे एक इनपुट लूंगा। सबसे पहले चेक बॉक्स जो है वो एक इनपुट टाइप, एक टाइप का इनपुट है, और यहाँ पर मैं हॉबीज ले लेता हूँ। हॉबीज नाम का मैंने एक इनपुट ले लिया है। मुझे क्या चाहिए कि हॉबीज नाम से मेरा डेटा जाना चाहिए। अब हॉबीज में दो तीन हॉबीज लिख देता हूँ, जैसे हो गई डांसिंग, और एक हॉबीज और एक आधी हॉबी और लिख देता हूँ यहाँ पर, और सिंगिंग। तो ये दो हॉबीज हो गई। तो अभी आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, एक बार मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ब्राउजर पे जो मेरा आउटपुट है वहां हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये दो टेक्स्ट बॉक्स। जब आप टाइप में कुछ मेंशन नहीं करते हो, जब आप टाइप में कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो डिफॉल्ट में क्या लेता है, ये अपने आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेता है। बट मुझे इसको क्या बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है। तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा चेक बॉक्स, और इसको करेंगे रिफ्रेश तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर चेक बॉक्स आ चुके हैं। और चेक बॉक्स का और रेडियो बटन के अंदर डिफरेंस क्या है, चेक बॉक्स के अंदर आप दो चीजें, तीन चीजें, जितनी भी चीजें आप सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। बट रेडियो बटन के अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि आपने अगर एक सिलेक्ट किया तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाएगा। जैसे फीमेल सिलेक्ट किया और अदर सिलेक्ट करूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। डांसिंग में और सिंगिंग में आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो और दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, चेक बॉक्स, और ये क्या है, रेडियो बटन। अब चेक बॉक्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप दोनों का नाम हमेशा सेम दोगे। तो हॉबीज हो जाएगा नाम, एक तो इसका भी नाम सेम देना है और इसका भी नाम सेम देना है, क्योंकि जो चेक बॉक्स है वो किसके लिए है, हॉबीज के लिए। बट नाम देने के साथ साथ आपको इस तरीके से इसको एरे के फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। एरे का मतलब क्या होता है कि ये हम लोग यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक हॉबीज का एरे बना दिया। तो हॉबीज 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 इस तरीके से ये हॉबीज का एक एरे बन गया। एरे मतलब बहुत सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकता है। तो एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा पेंटिंग, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास तीसरा ऑप्शन भी एक दिख जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे पास तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का यहाँ पर चेक बॉक्स आ चुका है। तो अगले पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, और अगला है मेरा इनपुट टाइप फाइल। यानी कि मुझे क्या करना है, यूजर से कोई फाइल लेनी है, उसकी कोई इमेज लेनी है इंक्वायरी में, तो भी मैं ले सकता हूँ। कैसे ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक ब्रेक टैग का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज। यूजर को बोलूंगा अपनी इमेज अपलोड करो, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनपुट और टाइप में लिखना होगा फाइल, और इसको कुछ नाम देना होगा। तो मेरे को जैसे अभी इमेज चाहिए तो मैं इमेज नाम दे देता हूँ। और एक और चीज ध्यान रखनी कि आपको हमेशा ये जो अनपेयर्ड टैग होते हैं या जो ओपन टैग होते हैं उनमें ये क्लोजिंग जरूर लगानी, ताकि ये जो कोड है आपका, गूगल जब इसको रीड करे, गूगल जब इसको स्क्रॉल करे, तब ये आपको कोई एरर ना दिखाए। तो फिर आप यहाँ से ऐसे लेके जाओगे। तो अब आप देख सकते हो चूज अ फाइल का एक ऑप्शन आ चुका है, और अब मैं इसको एक बार फिर से ब्रेक कर देता हूँ ताकि नीचे वाले का डिफरेंस क्लियर हो जाए। और आप देख सकते हो इधर एक आपके पास ऑप्शन आया है चूज अ फाइल। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक फाइल चूज करने का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल चूज कर सकते हो और उस फाइल का यहाँ पर आपको नेम दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा चूज अ फाइल का, जिससे आप एक फाइल चूज कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास जो दो टैग्स हमको डिस्कस करने हैं। मैं आपको तीन एलिमेंट्स और इसमें दो टैग्स बताने वाला हूँ। दो टैग्स जो है वो क्या करेंगे, ये आपको फॉर्म, जैसे आपने जो फिजिकल फॉर्म्स भरे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से फॉर्म के बाहर बाउंड्री होती है, और बहुत अच्छी सी एक बाउंड्री बनी होती है, और ऊपर एक कोने में उस फॉर्म के बारे में कुछ लिखा होता है। तो उस तरीके का अगर मुझे HTML में बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना होगा फील्ड सेट नाम का एक एट्रीब्यूट। अब जो फील्ड सेट नाम का एट्रीब्यूट है वो फॉर्म के बाद ओपन होता है, और फॉर्म के बाद ओपन होगा, और क्लोज कहाँ होगा, फॉर्म के क्लोज होने से जस्ट ऊपर क्लोज होता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे फॉर्म को अपने अंदर कंसिडर करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरे के पूरे फॉर्म को अपने अंदर कंसिडर करता है फील्ड सेट। इसका मतलब हमने क्या बताया कि इसको एक फील्ड, ये सारी क्या है, एक फील्ड है, एक ही ग्रुप है। तो आप देख सकते हो बाहर बाउंड्री आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं ये जो इंक्वायरी लिखा हुआ है वो यहाँ ना लिखा हुआ हो, यहाँ पर एक सुंदर सा इंक्वायरी लिखा हुआ है छोटा सा फॉर्म के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना होगा लेजेंड टैग का। तो लेजेंड टैग क्या करता है, फील्ड सेट के जस्ट नीचे यहाँ पर लगाना होता है, और आप यहाँ पर लिखते हो उसका नाम, जो आप नाम लिखवाना चाहते हो। जैसे मुझे चाहिए इंक्वायरी, तो मैं यहाँ पर इंक्वायरी लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इस इंक्वायरी को हटा दूंगा। तो अब मुझे किस तरीके का दिखेगा, ये इंक्वायरी चला जाएगा, और इंक्वायरी आपको कहाँ दिख रहा है, अब फॉर्म के ऊपर आया हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को और ब्यूटीफाई कर सकते हो। इससे पता चलता है कि ये पूरा एक फॉर्म है, और यहाँ उसके सबमिट का बटन है, यहाँ पर वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है, और ये फॉर्म किसका है, इंक्वायरी का फॉर्म है। कैसे पता चल रहा है, हमें उसकी बाउंड्री और उसके ऊपर उस टैग से पता चल रहा है।
इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML5 के कुछ फॉर्म एलिमेंट्स। पिछले 2 वीडियोस में मैंने HTML के फॉर्म एलिमेंट्स बताए थे जो बेसिक एलिमेंट्स थे। इस वीडियो में मैं आपको HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स बताऊंगा। नेक्स्ट एक और वीडियो होगा जिसमें हम कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से एलिमेंट्स बताने वाला हूँ उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स जो बनते हैं इनपुट टैग से ही। बट क्या क्या है हमारे पास, कलर है, ईमेल है, पासवर्ड है, नंबर है और हिडन है। तो ये 5 फील्ड्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कलर क्या करेगा, आपका कलर पिकर बनाएगा। मतलब आप चाहते हो कि कोई फॉर्म में आपका कलर पिक करे, किसी कलर को सिलेक्ट करे, तब भी आपके पास कलर पिकर यानी कलर नाम का एक इनपुट बन जाता है। ईमेल, आप चाहते हो कि यूजर जब ईमेल सबमिट करे तो वो जो आप ईमेल डाल रहा है वो एज इट इज ईमेल टाइप का होना चाहिए, यानी @gmail.com, ये सारी चीजें लगी हुई होनी चाहिए। तब आप उस केस में क्या कर सकते हो, ईमेल का यूज कर सकते हो। और पासवर्ड में आपने जैसा देखा होगा कि जब भी यूजर लिखता है तब उसने जो लिखा वो एक तरह से डॉट में बदल जाता है, तो ये होता है पासवर्ड। और फिर अगर आगे देखें तो वो है नंबर। नंबर में क्या होता है कि आप चाहते हो कि यूजर यहाँ पर सिर्फ नंबर ही इनपुट करे, इसके अलावा कुछ इनपुट ना करे। जैसे एज है, एज में आप चाहते हो कि सिर्फ नंबर होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको सिर्फ नंबर ही इनपुट करना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे हिडन। हिडन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। हिडन क्या होता है कि जो आप एलिमेंट बना रहे हो, वो इनपुट जो आप बना रहे हो वो यूजर को नहीं दिखता, बट वो आपको फॉर्म में पड़ा रहता है, फॉर्म में वहां पर रहता है आपके किसी और काम के लिए। तो एक बार हम इनको बनाना शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में मैं आपको हिडन समझाऊंगा, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक पहले से फाइल बना रखी है HTML5 फॉर्म के लिए, और यहाँ मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग फॉर्म यूज कर रहे हैं, HTML5 का फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ और इस पेज को हम लोड कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि टाइटल से यहाँ पर HTML5 का फॉर्म आया है। तो पिछले वीडियोस में मैंने इस तरीके के कुछ फॉर्म बनाने बताए थे और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एडवांस फॉर्म बनाना बताऊंगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, फॉर्म टैग का यूज करना है। सबसे पहले फॉर्म टैग, उसके बाद मुझे फील्ड सेट नाम के एक टैग का यूज करना है। वो क्या करेगा, इस तरीके से बाउंड्री देगा और अंदर मुझे यूज करना है लेजेंड। ये क्या करेगा, ऊपर टैग के ऊपर कुछ लिख के देगा मुझे। तो सपोज यहाँ पर मैं HTML5 का फॉर्म बना रहा हूँ, तो HTML5 लिख देता हूँ और एक बार इसको देखते हैं ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की बाउंड्री आ गई है। और अब जैसे हम लोग इसके अंदर इनपुट्स बनाएंगे उस तरीके के इनपुट्स यहाँ आते जाएंगे। तो सबसे पहला जो इनपुट्स आपको बनाने हैं वो सारे फील्ड सेट के अंदर बनाना है ताकि बाहर की बाउंड्री आपको दिखती रहे। सबसे पहला मेरा इनपुट, और इनपुट टाइप मुझे क्या चाहिए, कलर, और इसको नाम भी एक दे सकते हो आप, कलर। और ये हो गया आपका इनपुट टाइप कलर। तो अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके का दिख रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक कलर पिकर आ चुका है। जैसे क्लिक करूंगा मेरे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जो मुझे कलर चूज करने का ऑप्शन देता है। तो ये क्या हो गया, आपका एक कलर पिकर हो गया। और ये क्या रिटर्न करेगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तब ये आपको देगा एक कलर कोड, जो आप कलर कोड यूजर को दिखा पाओगे। अभी मैं फॉर्म सबमिट करके आपको यहाँ URL में दिखाऊंगा कि कौन सा मेरा कलर कोड गया है। तो इस तरीके से आप कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ कलर, ये हो गया मेरा कलर, क्योंकि मुझे यहाँ कलर चूज करना है। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्रेक, एक न्यू लाइन मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से ब्रेक लगा देता हूँ और 2 ब्रेक्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। और नेक्स्ट मुझे जो समझाना है वो है ईमेल, पासवर्ड और नंबर, इन तीनों को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैं ईमेल पर चलता हूँ और यहाँ से हम लोग बनाते हैं इनपुट टाइप और इसको दे देते हैं ईमेल, और इसका नाम भी मैं ईमेल दे देता हूँ। ये अभी ईमेल जो है वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, मतलब जब आप टाइप करोगे तब कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब ये इनपुट टाइप सबमिट पे जाएगा, यानी जब ये सबमिट होगा तब आपको एरर दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से एरर दिखाता है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ ईमेल लिख लेता हूँ ऊपर ताकि समझ में आ जाए, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए मेरा, और ये हो गया मेरा ईमेल। अब जब मैं ईमेल टाइप करूंगा और मैं रैंडमली कुछ भी ईमेल लिख के डालूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक एरर दिखा देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये ईमेल देने लगेगा, मतलब आपको ईमेल के ऑप्शंस देने लगेगा। अब इससे क्या होता है कि ये जो आपका ब्राउजर है वो समझ चुका है कि इस फील्ड में ईमेल आने वाला है, बट फिर भी आपने ईमेल ना डाल के कुछ भी डाला और क्लिक किया तो देखो क्या बता रहा है, प्लीज इंक्लूड @ यानी ईमेल एड्रेस टाइप का कुछ डालो। फिर से सबमिट पर क्लिक करता हूँ, फिर से एरर देगा कि ईमेल एड्रेस टाइप का डालो। तो जब तक आपके पास इधर @gmail.com ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक ये आपको एरर देता रहेगा। और अब आपको देख सकते हो कोई एरर नहीं है। और साथ ही साथ आप ऊपर देख भी सकते हो कि इसने क्या किया है, कुछ कलर कोड्स भी दिए हैं। जैसे ये कलर कोड हो गया मेरा एक,
और ये क्या हो गया, जो मैंने ईमेल एंटर किया था, ऊपर आपको यूआरएल में दिख रहा है। तो एक बार फिर से इसको जूम इन कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं रिफ्रेश, और अब हमको समझना है पासवर्ड और नंबर। और पासवर्ड और नंबर समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेम इसी तरीके से इनपुट लेना होगा, और इनपुट को हमको क्या करना पड़ता है, सपोज यहाँ मुझे चाहिए पासवर्ड, तो ये हो गया पासवर्ड, और पासवर्ड में आपको क्या करना होगा, इधर भी पासवर्ड मेंशन करना होगा, यानी टाइप में पासवर्ड मेंशन करना होगा। पासवर्ड एलिमेंट बनाने के लिए आपको टाइप में पासवर्ड मेंशन करना होता है, और साथ ही साथ नाम भी आपको हमेशा यूनिक रखना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। नाम यूनिक होने से क्या होगा कि जब आप नाम यूनिक रखोगे तो अपनी अपनी फील्ड्स की वैल्यूज लेके जाएगा, वरना आपने वापस अगर ईमेल दे दिया तो अब उसके लिए ये ईमेल है, पुराने पिछले वाले के अंदर ईमेल उठा ही नहीं पाएगा। तो नाम भी आपके यूनिक होने चाहिए। और अब आप जब देखोगे तो मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ये डॉट्स बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये अब टाइप कैसी हो गई, पासवर्ड फील्ड होगी। तो पासवर्ड फील्ड में आपको कभी भी पासवर्ड दिखेगा नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर। अगर सपोज मैं यहाँ से नंबर लेना चाहता हूँ तो मैं नंबर भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, और नंबर मैं कोई लेना चाहता हूँ, सपोज यूजर से कुछ नंबर्स इनपुट लेना चाहता हूँ, तो इधर मैं एक बार एज कर देता हूँ, और नंबर्स में इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं इधर नंबर लिखूंगा, ताकि ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स जो है वो कैसा बन जाए, नंबर टाइप का बन जाए। और यहाँ पर भी मैं एज लिख देता हूँ। तो अब जब रिफ्रेश करूंगा और जब अपन इस पे होवर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेरे पास क्या आ गया, काउंटर आ गया। जैसे जैसे क्लिक करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, और आप मैनुअली भी इसके अंदर लिख सकते हो। बट जब मैं अभी मैं एक्चुअली टाइप कर रहा हूँ और मैं EFG कुछ भी दबा रहा हूँ, बट वो टाइप नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मैं नंबर टाइप करूंगा तब ये आप देख सकते हो कि नंबर टाइप हो रहे हैं। और आप सपोज ई दबाओगे, ई को भी नंबर कंसिडर किया जाता है, बट वो ई को इनपुट में लेगा नहीं, प्लीज एंटर नंबर बोलेगा। ई को नंबर इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है तो ई यूज किया जाता है, बट यहाँ पर ये ई को कंसिडर नहीं करेगा। आप इनपुट तो कर लोगे बट वो स्टोर नहीं करने देगा, आपको एक एरर दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा नंबर एट्रीब्यूट। यानी हमारा नंबर एट्रीब्यूट क्या करता है, इनपुट टाइप के अंदर एट्रीब्यूट है हमारा, वैल्यू है नंबर, और वो आपको एक नंबर बना के देता है। तो ईमेल हो गया हमारा, कलर हो गया, पासवर्ड हो गया, और नंबर हो गया। अब सबसे लास्ट हम लोग बात करेंगे हिडन के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ हिडन, और आपको अभी हिडन में जब बनाऊंगा तब सिर्फ कोड से दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर सपोज कुछ सीक्रेट लेना चाहता हूँ, और कुछ जो सीक्रेट मैं लूंगा वो मैं चाहता हूँ कि यूजर को ना दिखे, मतलब मेरे पेज में तो आ जाए लेकिन सीक्रेट मेरे यूजर को ना दिखे। तो उस केस में आप क्या लोगे, यहाँ पर लोगे एट्रीब्यूट की वैल्यू हिडन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीक्रेट तो लिखा हुआ है, बट उसके आगे जो फील्ड थी वो नहीं आई है। उसको कैसे पता चले, हमको कैसे पता चले कि वो फील्ड आ गई है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आप चेक कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पर जाओगे, तो जब आप इंस्पेक्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपका कोड खुल जाएगा। तो एक बार मैं इसको लेके आता हूँ इस तरफ, और आपको दिखाऊंगा कि ये कोड किस तरह खुला हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये मेरा कोड पूरा का पूरा आ जाता है। इंस्पेक्ट का मतलब क्या, मैं मेरे पेज को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, और इसको एक बार जूम इन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ फील्ड सेट के अंदर जो जो चीजें आपने मेंशन की थी एज इट इज आ गया, और लास्ट में सीक्रेट में इनपुट टाइप हिडन आया है। मतलब पेज पर तो आया है बट कहाँ पर नहीं आएगा, पेज पर आएगा लेकिन यूजर को नहीं दिखाएगा। तो यूजर से मुझे छुपाना हो अगर, तो इस तरीके से मैं कोई फील्ड छुपा सकता हूँ जो मैं बाद में यूज करूंगा, मतलब बाद में मुझे कैलकुलेशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए चाहिए, बट यूजर को नहीं दिखनी चाहिए। तो वो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म में हिडन डाल के इसको रख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको HTML5 के कैलेंडर एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कैलेंडर के जो जो चीजें होती है आपके पास, कैलेंडर में आपके पास मंथ्स डेज जो होते हैं उनके एलिमेंट्स हैं हमारे पास कुछ HTML5 में, वो आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम एलिमेंट्स बनाएंगे वो बनेंगे इनपुट टैग से, बट टाइप चेंज हो जाएगा। जैसे डेट होगा, डेट के लिए डेट टाइम लोकल, डेट टाइम उठाने के लिए सिर्फ टाइम उठाने के लिए टाइम, मंथ उठाने के लिए क्या होगा, मंथ होगा, वीक उठाने के लिए, और रेंज उठाने के लिए, यानी एक रेंज भी आप दे सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक रेंज कैसे प्रोवाइड करते हो। वो कैलेंडर एलिमेंट से नहीं मिलता जुलता है। यानी कैलेंडर एलिमेंट में आप उसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो, बट एक रेंज करके अलग से, जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट पर, ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर एक रेंज आती है आपके पास, तो वो रेंज एलिमेंट भी हम लोग इसमें सीखेंगे। जो कैलेंडर में जरूरी नहीं है कि आप यूज करो, आप ऐसे ही उसको बिना कैलेंडर भी यूज कर सकोगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप पे, और यहाँ से हम लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि मैं आपको वो फॉर्म के ये कैलेंडर एलिमेंट्स दिखा सकूँ। तो ये हो गई cal.html, और इसको हम ब्राउजर पे भी रन कर लेते हैं, साथ में एक टेक्स्ट एडिटर पे भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपके पास ये एम्प्टी फाइल है, ब्राउजर पे भी अभी आपको एम्प्टी दिख रही है,
और अभी मैं इसको सबसे पहले HTML बनाऊंगा और एक टाइटल दूंगा कैलेंडर एलिमेंट्स। तो इससे आपको ऊपर नाम आएगा तो पता चल जाएगा कि मेरी फाइल अच्छे से लोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्म का यूज करूंगा मैं, और फॉर्म जो मेरा टैग है वो क्या करता है, फॉर्म बनवाता है। तो ये फॉर्म टैग हो गया। फिर इसके अंदर फील्ड सेट एक बाहर बाउंड्री देगा, और इसके अंदर जो हमारा लेजेंड टैग है वो क्या करेगा, हमको अंदर कुछ भी इनपुट देगा। तो जैसे मुझे अभी कैलेंडर चाहिए, इनपुट इन द सेंस एक मुझे अच्छी सी डिजाइन देगा और जिसके ऊपर लिखा होगा कैलेंडर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कैलेंडर लिखा हुआ है। ये कैसे आता है, ये लेजेंड टैग से आता है। इसको हटा दूंगा तो ये नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा लेजेंड टैग। फिर मुझे बनाना है इनपुट, और सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेट के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे डेट के लिए बना रहा हूँ मैं। और डेट के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में आपको क्या करना है, सिंपली डेट ले लेना और इसका अपना एक नाम भी दे देना है। तो ये क्या करेगा, आपको डेट उठाने के लिए एक कैलेंडर प्रोवाइड करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके का ये दिख रहा है। और यहाँ से चलते हैं हम लोग आउटपुट पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास डेट है, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो चुका है। ये आपका कैलेंडर है। टुडे पे क्लिक करोगे तो आज की डेट दिखा देगा, और इसके अलावा आप कोई भी डेट आराम से यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, आपको डेट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग दूसरा एक और देख लेते हैं, जो है हमारा डेट टाइम लोकल। तो वो क्या करेगा, डेट टाइम प्रोवाइड करवाएगा। ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ, और ब्रेक टैग को यहाँ पर क्लोज। और अब मुझे क्या चाहिए, डेट टाइम दोनों चाहिए। तो डेट टाइम लोकल जो मेरा है वो यूज करेंगे यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे डेट टाइम लोकल। इसका मतलब क्या, कि जो सिस्टम का डेट टाइम है वो हमको उठाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डेटा लिखा हुआ है, तो इसको डेट टाइम कर देते हैं और रिफ्रेश करूंगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर डेट के लिए भी मेरे पास फील्ड है, और डेट भी उठा सकता हूँ मैं, साथ साथ में टाइम भी उठा सकता हूँ। यहाँ से मैं डेट उठा सकता हूँ, यहाँ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ईयर सिलेक्ट कर सकते हो आप, मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग टाइम भी उठा सकते हैं। AM PM का ऑप्शन भी दे रखा है। और वो जो एरर आ रही थी उसका रीजन ये था कि मैंने डेटा लिखा था, और डेटा जब लिखोगे तो टाइप ब्राउजर को पता नहीं चलेगा, और जब ब्राउजर को कोई टाइप पता नहीं चलता तो ब्राउजर उसको डिफॉल्ट में टेक्स्ट टाइप मान लेता है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और सपोज मुझे सिर्फ टाइम उठाना है, तब मुझे क्या करना होगा, इनपुट, और यहाँ पर लिखना होगा टाइम। तो ये क्या करेगा, मुझे टाइम देगा। तो मैं यहाँ से टाइम के लिए इसको कर देता हूँ, और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वॉच आ गई है, क्लॉक आ गई है। और अब ये क्या करेगा, सिर्फ टाइम के इनपुट्स देगा मुझे। तो यहाँ से मैं आराम से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये टाइम मैं यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जब फॉर्म सबमिट करूंगा तो यही टाइम मेरा चला भी जाएगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपने देखा होगा, जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ जो है वो उठाते हैं, या टाइम उठाते हैं हम लोग। तो इस केसेस में यहाँ पर इस तरीके के फॉर्म्स यूज होते हैं। ये HTML5 के एडवांस फॉर्म एलिमेंट्स हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंथ, वीक और रेंज। मंथ, वीक और रेंज में मंथ से जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये क्या करेगा, आपको मंथ उठा के देगा। तो एक बार मैं यहाँ तक का एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, और हम लोग इधर मंथ लिख देते हैं। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं मंथ उठाने के लिए। तो आपने देखा, वापस एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डेट क्या कर रहा है। डेट मुझे पूरी की पूरी डेट उठा रहा है, उसमें हम मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो। डेट टाइम में आप डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। और जो आपका मंथ का डेडिकेटेड होगा वो क्या करेगा, आपको सिर्फ मंथ सिलेक्ट करने के ऑप्शन देगा। यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ मंथ आ रहे हैं। यानी ईयर तो आप चेंज कर ही लोगे, बट मंथ भी आप दिस मंथ करोगे तो आज का जो मंथ है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आप करोगे सिलेक्ट तो अगले किसी ईयर का मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से, और दिस मंथ मतलब ये आपके ब्राउजर से उठा लेता है कि आज कौन सा मंथ चल रहा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गई मंथ की बात। फिर हम लोग चलते हैं हमारे वीक पर। तो वीक में आपको पता है, वीक मतलब हफ्ते, और वीक आपको उठाना है सपोज। तो वीक के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, वीक लिख दोगे सबसे पहले। वीक किस लिए लिख रहे हैं हम, यूजर को पता चले। और जो टाइप में वीक लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हम ताकि ब्राउजर को पता चले। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीक का ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर वीक के साथ आपको, जैसे ये 28th वीक है, इस महीने का 28वां मंथ है। अगले पे आप क्लिक करोगे, जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो कौन सा वीक है उस पर लेके जाएगा आपको, और आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा। और जितने वीक्स होते हैं टोटल, उतना ये आपको दिखा रहा है। जैसे 53 वीक्स है इस साल में, तो उस तरीके से ये आपको दिखा रहा है। और दिस वीक पर क्लिक करोगे तो आज का वीक सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये HTML5 के एडवांस एलिमेंट्स हैं जो आपके ब्राउजर से डेटा उठाते हैं, यानी आपके लोकल सिस्टम से डेटा उठाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेंज की। अब जो रेंज है वो जरूरी नहीं है कि आप यूज करो आपके कैलेंडर के अंदर। रेंज को आप अलग से यूज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज,
और रेंज को हम लोग अलग से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टाइप में लिखना होगा रेंज, और रेंज क्या करेगा, आपको एक रेंज देगा। जैसे अभी आप देख सकते हो ये आपको एक रेंज दे रहा है कुछ, यहाँ से यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी कुछ पर्टिकुलर रेंज है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट जो है, रेंज का जो टाइप का जो रेंज वैल्यू है वो क्या करती है, आपको एक रेंज बनाकर देती है, मतलब कुछ इस तरीके का आपको बनाकर देती है। अब इसके अंदर आप ये भी लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने से कितनी रेंज तक आपको देना है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम HTML5 के एट्रीब्यूट्स सीखेंगे। HTML5 के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप रेंज को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी दे सकते हो, आप किसी को भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दे सकते हो, टाइम को दे सकते हो, डेट को दे सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि आज की डेट से पहले का कोई डेट सिलेक्ट ना करे तो भी आप वो सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग द HTML5 एट्रीब्यूट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML5 के फॉर्म एट्रीब्यूट्स, यानी HTML5 में हम लोग कुछ एडवांस फॉर्म एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से फॉर्म एट्रीब्यूट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आप देख सकते हो, पहला है रिक्वायर्ड, फिर प्लेस होल्डर, ऑटो फोकस, रीड ओनली, डिसेबल्ड, चेक्ड, मिनी, मैक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, इसको आप फुल फॉर्म कह सकते हो, और मैक्स लेंथ। तो ये हम 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करके देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी नीड क्या है, कहाँ पर ये काम आते हैं। तो जो मैंने फॉर्म बना रखा है ऑलरेडी, उसकी कोडिंग पर मैं चलता हूँ, और ये मैंने पिछले वीडियोस में बनाया था, और इसको कर देते हैं हम लोग ब्राउजर पे रन। तो आप देख सकते हो ये मेरे ब्राउजर पे फॉर्म दिख रहा है। इसके अंदर सबसे पहला जो है मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा मेरा एक कलर बॉक्स है, फिर मेरा एक चेक बॉक्स है, फिर रेडियो बटन है, फिर नंबर के लिए है, और यहाँ पर आप रेंज देख सकते हो। एक मैं इसका सबमिट बटन भी बना देता हूँ ताकि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक ही हो गया सबमिट बटन, और ये सबमिट बटन अभी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा नीचे। तो अभी मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सीधा की सीधा डेटा मेरा चला जाता है, सीधा की सीधा फॉर्म का डेटा चला जाता है, और कुछ भी मुझे शो नहीं करता। आप ऊपर URL में देख सकते हो, यहाँ पर ये फॉर्म का डेटा आया है जिसमें रेंज, नेम और जो चीजें फिल थी, जैसे नेम के अंदर कुछ नहीं आया क्योंकि एम्प्टी था, तो ये सारी चीजें आई है। बट अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस फॉर्म के अंदर, इस मेरे पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स हो जो यूजर ना फिल करे तो आगे भेज ही ना पाए फॉर्म को। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, जैसे मुझे चाहिए नेम एक ऐसी फील्ड हो जिसको यूजर फिल करे ही करे, तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करना है, रिक्वायर्ड, और इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। सिर्फ रिक्वायर्ड ब्लैंक छोड़ दोगे तो इसका मतलब जो आपका फॉर्म है, जो आपका ब्राउजर है, वो समझ जाएगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको फिल किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। दिखाता हूं मैं आपको, इधर करते हैं रिफ्रेश, और अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आपको ऊपर दिख रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इस फील्ड को भरना जरूरी है, अगर आप इस फील्ड को नहीं भरते हो तो आप आगे नहीं जा सकते। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, और अब आप देखना, अब मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। तो उस केस में, जिस केस में मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर बिना फॉर्म को फिल किए, बिना फॉर्म के किसी चीज को फिल किए आगे ना जा पाए, तो उस केस में मैं क्या लगा सकता हूँ, रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ। फिर चलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर पे। तो प्लेस होल्डर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेस होल्डर में आप कुछ जगह पर, सपोज आप चाहते हो कि इस प्लेस पर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, जब यूजर उसको टाइप करे तो वो लिखा हुआ हट जाए, तो उस केस में आप प्लेस होल्डर में वो लिख सकते हो कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंटर योर नेम, और जब आप टाइप करने जाओगे कुछ तो वो जो एंटर योर नेम लिखा हुआ है वो वहां से हट जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए अभी तक। और फिर एक और फील्ड मैं आपको बताता हूँ उसके साथ ही, जो मैंने आपको फील्ड्स बोली कि मैं ये फील्ड्स आपको बताने वाला हूँ, उसमें है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस मतलब क्या, कि आपने देखा होगा कई बार आप जब पेज पर जाते हो तब जो कर्सर होता है वो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड पे हमेशा ब्लिंक करता रहता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड पर ब्लिंक करता रहता है। तो उस फील्ड पर ब्लिंक करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑटो फोकस लगाना पड़ता है। ऑटो फोकस इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली इस जगह पर फोकस, इस फील्ड पर फोकस होना चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं एक बार ब्राउजर पे। अभी आप देख रहे हो कि कर्सर कहीं पर नहीं है, कर्सर मतलब जो आपको यहाँ पर ये दिखता है ये कहीं पर नहीं है। मैंने जैसे अभी क्लिक किया तो वहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और हटा दूंगा तो वहां कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। बट जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। रिफ्रेश करता हूं मैं, फिर बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर जगह पर नेम वाले फील्ड के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब वो फील्ड क्या है, ऑटो फोकस है। जैसे ही फॉर्म लोड होगा वो वाली फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगी। जो आप यहाँ पर क्लिक करते हो उसको कहते हैं फोकस, और ऑटो फोकस लगाने का मतलब उस पर ऑटोमेटिकली फोकस आना चाहिए।
अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक वैल्यू एट्रीब्यूट, जो मैंने वहां लिस्ट में नहीं लिखा, बट आपको कलर के साथ HTML5 का कलर एलिमेंट है तो उसके साथ हम सीख सकते हैं कि वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है या आपके कोई भी एक इनपुट बॉक्स है उसकी डिफॉल्ट कुछ वैल्यू लेके रखता है। तो कलर में वैल्यू कैसे काम करती है वो आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार ये जो कलर कोड लिख रहा हूँ वो कलर कोड यूज किया जाता है आपके रेड कलर के लिए। तो ये वाला कलर कोड किसके काम आएगा, रेड कलर के लिए काम आएगा। और अभी आप देख सकते हो डिफॉल्ट में जब आता है तो कौन सा कलर दिखाता है, ब्लैंक, बट रिफ्रेश करूंगा तो आपको रेड कलर दिखा रहा है। तो डिफॉल्ट में आप कलर कुछ रखना चाहते हो कलर पिकर के अंदर, कलर बॉक्स के अंदर, तो आप रेड कलर का कोड या कोई भी कलर का कोड मेंशन कर सकते हो, वो कलर वहां पर डिफॉल्ट में आ जाएगा। ये काम आता है वैल्यू। और फिर देखते हैं हम लोग, हमारा अगला जो है वो है चेक्ड। चेक्ड का मतलब क्या होता है कि वो डिफॉल्ट में चेक्ड हो। तो मैं चाहता हूं कि यूजर जब मेरा वेबसाइट पर आए, जब फॉर्म पर आए, तो अगर वो कुछ भी चेक ना करे, चेक्ड कहाँ का काम आता है पहले ये समझा देता हूँ आपको, चेकबॉक्स के अंदर और रेडियो बटन के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी वेबसाइट पर आए तो डिफॉल्ट में उसके लिए ये चेक्ड होना चाहिए। क्या चेक्ड होना चाहिए, डांसिंग चेक्ड होना चाहिए। जैसे भी आप देख सकते हो डांसिंग और सिंगिंग दोनों में से कुछ भी चेक्ड नहीं है, पर जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब डांसिंग हमेशा चेक्ड रहेगा यहाँ पर। और इसी तरीके से मैं रेडियो बटन पे भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर आए तो फीमेल चेक्ड रहे हमेशा, तो फीमेल हमेशा आपका चेक्ड रहेगा। इसको आप बाद में अनचेक भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ क्लिक करो ये अनचेक हो जाएगा, और आप फीमेल वाले से हटाना चाहते हो तो मेल पर क्लिक करो तो फीमेल अनचेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियो बटन लगा हुआ है। तो चेक्ड वाला ये नहीं है कि आपका फिक्स्ड वही चेक रहेगा, आप चाहो तो उसको अनचेक भी कर सकते हो। तो यहां तक हमारी बात हो गई चेक्ड वाले फील्ड तक। अब मैं एक और बता देता हूं आपको, रीड ओनली। रीड ओनली क्या करता है, रीड ओनली जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी फील्ड को सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ लिख नहीं सकते। तो मैं आपको रीड ओनली बताता हूँ यहाँ से। जैसे सपोज मैं इधर एक वैल्यू मेंशन कर देता हूँ पहले, और वैल्यू में लिख देते हैं WS क्यूब, और ये हो गया WS क्यूब टैग, और आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। बट अभी ये रीड ओनली नहीं है, ये एडिटेबल है। देखो आप इसके आगे कुछ एडिट भी कर सकते हो, कुछ जोड़ भी सकते हो। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इसको यूजर सिर्फ रीड कर पाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर यूज करना पड़ता है रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू आपको पास करने की नीड नहीं है, ये डिफॉल्ट में ट्रू रहता है। आप चाहो तो इसको फॉल्स लगा सकते हो, बट डिफॉल्ट में ये ट्रू रहेगा। तो रीड ओनली कर दिया। अब देखो ना कर्सर वहां पर आ रहा है, ना आप क्लिक करोगे तो कर्सर वहां पर जा पाएगा। आप सिर्फ इस एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इसको राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली एट्रीब्यूट। और जब ये सेव होगा तो ये जाएगा भी ऊपर। देखो यहाँ पर नाम आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ था। रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि आप इसको रीड कर सकते हो और राइट नहीं कर सकते। अब इससे अगला एक और होता है जिसके अंदर आप रीड तो कर सकते हो, दिख तो सकता है आपको, लेकिन वो डिसेबल रहता है। मतलब ये फील्ड जो है, उस फील्ड को मैंने क्या किया है, डिसेबल कर दिया है। तो उस केस में आपको ये फील्ड डिसेबल्ड दिखती है। डिसेबल्ड दिखने का मतलब क्या है कि इस फील्ड के अंदर कोई डेटा कहीं नहीं जाएगा, इस तरीके का लॉजिक है। तो ये फील्ड अभी क्या है, डिसेबल्ड है। तो अभी मैं एक बार आपको सबमिट करवा के दिखाता हूँ, और आप देख सकते हो क्योंकि ये फील्ड डिसेबल्ड थी तो इसका नाम का URL में कुछ बना ही नहीं, मतलब नेम नाम से कुछ नहीं बना। तो रीड ओनली और डिसेबल के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। रीड ओनली मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हो और वो डेटा सबमिट भी होगा, और डिसेबल्ड के अंदर क्या होगा, डेटा आप सिर्फ रीड तो कर ही सकते हो बट वो सबमिट भी नहीं होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस, सबमिट होना और ना होना, ये दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। बाकी रीड ओनली तो दोनों केसेस में हो जाता है। अब यहां तक बात हो गई हमारे इन एट्रीब्यूट्स की। अब चलते हैं हम लोग आगे, और एट्रीब्यूट्स है हमारे पास मिन मैक्स। मिन और मैक्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं या तो नंबर के लिए या फिर हमारी रेंज के लिए। तो मैं नंबर और रेंज में आपको समझाता हूँ एक बार। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर डाल रहा है, यहाँ पर किसी की एज डलवाना चाहता हूँ मैं। तो एज मुझे पता है कि किसी की भी छोटी से छोटी कितनी एज हो सकती है कि वो 1 साल का हो। इतना मैंने रखा है कि छोटी से छोटी एज कितनी हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। और बड़ी सी बड़ी एज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो 25 डाल सके। नंबर में क्या डाल सके, या तो 1 या फिर 25। इसको करता हूँ एक बार मैं रिफ्रेश, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाऊंगा, इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, 25 पर आकर ये रुक गया, बिकॉज मैक्सिमम कितनी है इसकी, 25। और मैं अगर घटाते जाऊंगा, इसको काउंटर को डिक्रीज करते जाऊंगा, तो आप देखोगे कि ये एट द एंड 1 पर आके रुक गया, अब कहीं पर नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो आपने मैनुअली इसके अंदर 0 डाल भी दिया, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तभी आपको 0 सबमिट नहीं करने देगा। मैनुअली आप डाल सकते हो कुछ भी, माइनस की वैल्यूज डाल सकते हो, आप चाहो तो 100 भी डाल सकते हो, बट आपको सबमिट नहीं करने देगा। मेन तो क्या है, सबमिट करना है, डेटा तो सबमिट करना है। बट यहाँ पर मिन और मैक्स लगा हुआ है, इसलिए डेटा सबमिट भी नहीं करने देगा। तो जब तक 25, 24
या 1 2 3 इनके बीच की रेंज नहीं आ जाती तब तक ये सबमिट नहीं करने देता। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा डेटा सबमिट करने देता है। तो ये तो बात हो गई हमारे मिन और मैक्स को नंबर में कैसे यूज करना है। मिन और मैक्स को आप यूज कर सकते हो एट द सेम टाइम रेंज के अंदर भी। रेंज में भी आप रख सकते हो कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम जो है वो सपोज 100। तो मैं 0 से 100 के बीच में ले लेता हूँ, या 0 से 100 तो ये डिफॉल्ट में होता है, हम 0 से 200 ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा ये अलग पता चले कि हाँ यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। तो अभी आप देख सकते हो डिफॉल्ट के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो 50% होती है। तो अभी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ सब कुछ, और इसको भी हटा देता हूँ और डिसेबल्ड भी हटा देता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि ये डिसेबल्ड आपको ना दिखे डेटाबेस में डेटा, सॉरी जो यूआरएल है उसमें डेटा चला जाए हमारा। तो यहाँ पर करता हूँ सबमिट पर क्लिक, और अभी आप देख सकते हो डिफॉल्ट इसकी रेंज कितनी थी, मतलब रेंज का जो मीटर था वो डिफॉल्ट कितना है 100 है, क्योंकि 50% वो लेके रखता है हमेशा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा के सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो 196 तक आया था ये, और थोड़ा कम करके सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो 16 तक आया ये। तो इस तरीके से हमारी रेंज आप यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हो। और सबमिट कर रहा हूँ अभी 200 पूरा की पूरा सबमिट हो गया। सपोज मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट में 50% ना रह के कुछ और रह जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे, वैल्यू दे दोगे, इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दोगे, और डिफॉल्ट में मैं चाहता हूँ कि 90 रहे। ठीक है, 0 से 200 के बीच में ये क्या रहे, 90 रहे। तो आप देख सकते हो 90 के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं एक बार 150 करके दिखाता हूँ, तो 150 के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। तो ये हमारा मिन और मैक्स का काम। अब सबसे लास्ट जो हमारा है वो है मैक्सिमम लेंथ, इसको कहते हैं मैक्स लेंथ। ये कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है आपके टेक्स्ट बॉक्स में या फिर ऐसी जगह पर जहां पर आप मैक्सिमम चाहते हो कि इतना ही कुछ आना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि नाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने लेटर्स का है, मेरे पास 20 लेटर्स का, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ मैक्स लेंथ और 20 कैरेक्टर्स। 20 कैरेक्टर्स का मतलब क्या, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस को भी एक कैरेक्टर कंसिडर करता है। वैल्यू को हम यहाँ से एक बार हटा लेते हैं, ये हट गई वैल्यू, और रिफ्रेश। अब देखना जब मैं इसमें वैल्यू इनपुट करना शुरू करूंगा तो ये 20 जैसे आ गया, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं डाल सकता। जैसे मैं आपको और कुछ वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, और 20 से आगे मैं टाइप करूंगा तो भी, जैसे अभी मैं एक्चुअली टाइप कर रहा हूँ बट वो ले नहीं रहा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम उसको बता दिया है कि आप इतना ही रख सकते हो। और सारी चीजें आप फिल करने के बाद जैसे सबमिट करोगे आपका डेटा आपको यूआरएल में दिखेगा, और जहां पर आपने मैक्स लेंथ लगाया होगा वो उस लेंथ से ज्यादा एक कैरेक्टर भी नहीं लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि डब्ल्यू स्पेस डब्ल्यू, तो इसके टाइम में इसने क्या किया, 1 और 2 फिर 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स ले लिए, जो आपके 4 तो स्पेस हो गए और 4 क्या हो गया आपका डब्ल्यू हो गया। तो इस तरीके से अब इसके पास इतनी वैल्यूज आ चुकी है, अब ये आगे वैल्यूज नहीं लेने वाला आपकी। तो हमको मेन क्या समझना है, जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या करेगा, मैक्स लेंथ क्या करेगा, आपके फिक्स पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ही लेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ HTML5 के एट्रीब्यूट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे HTML5 के एट्रीब्यूट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एडवांस फॉर्म बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।